आज हम आए हैं अपने एक नए सेट के साथ जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं 12th के लिए, 12th बोर्ड के लिए, जिसका पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर है? तो ये ऑलमोस्ट हम लोग सबको जानते हैं कि 6.023 × 10⁻23 के बराबर है। तब इसमें तो कहना ही नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब ऑलमोस्ट हम लोग का नॉर्मल सेट पे हम लोग जा रहे हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग रिपीट नजर आएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका लिखा है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स फॉर एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें नंबर ऑफ एटम के बारे में नहीं बता रहा है। एन एटम यहाँ पे होना चाहिए, एन एटम, एक एटम। अगर एक एटम है तो देखिए नंबर ऑफ वाइड्स जो होता है, वाइड्स दो टाइप का, ऑक्टाहेड्रल और आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं तो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है ना ये इक्वल टू होता है किसके? नंबर ऑफ एटम के, कि जितने आपके नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे। और टेट्राहेड्रल वाइड्स होगा जस्ट इसका डबल, मतलब इक्वल टू कह सकते हैं, इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ एटम। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपका पार्टिकल n है या एटम n है तो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितना होगा? n होगा। और आपका टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? 2n होगा। तो यहाँ पे अगर n है, n लिखा हुआ है, एक एटम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया हुआ है तो मिस प्रिंटिंग होगा, यहाँ पे समझिएगा। सेकंड जो है आपका यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपका एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तब जो है नेक्स्ट हम लोग करेंगे आपका दिया हुआ है 25 ml मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर, सॉरी हिंदी इंग्लिश में पढ़ लेते ना। 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मोलारिटी पूछ रहा है। अब देखिए मोलारिटी पूछ रहा है, मतलब मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपका कितना दिया हुआ है? वेट 4 ग्राम दिया हुआ है, इनटू आप 1000 कर दीजिए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 40 × 250। तो ये कर गया कितने बार में? 4 बार में, और ये कट गया कितने बार में? 10 बार में। तो आपका हो जाएगा 0.4। तो आपका 0.4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तब है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम आपका किसके बराबर है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है ना हैव सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे ना, तो वहां पढ़ रहे थे ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या है आपका? बराबर है। तो पाई1 इज इक्वल टू आपका पाई2, और ये होता है आपका CRT। तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। तो ये R से R कट गया, और T अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कट गया, तो आपका C1 इक्वल टू क्या? C2, मतलब मोलारिटी से होगा। ये C जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप क्या लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, सेम मोलर कंसंट्रेशन। समझ में आया? चलिए तब है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर यहाँ पे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग फार्मूला लिखे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? CRT। ठीक है, CRT, और आपका C दिया हुआ है, C मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मोलारिटी, तो मोलारिटी दिया हुआ है 1 इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कैल्विन में लेंगे, तो यहाँ पे 27 डिग्री C है, इसको कैल्विन में चेंज करेंगे तो 273 + 27, तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 300 से। अब जो आपका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
विच हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 atm प्रेशर, किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना आपका हाईएस्ट रहेगा 1 atm प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसका? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक देखिए, तो ऑर्गेनिक में जो आपका रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा इनऑर्गेनिक से। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन दोनों को तो छांट दीजिए, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा ये और ये, तो इनऑर्गेनिक में कैसे देखेंगे? तो जिसका नंबर ऑफ मोल इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा, तो किसका ज़्यादा है? यहाँ पे अगर NaCl को डालेंगे तो 2 मोल निकलेगा और BaCl2 को डालेंगे तो 3 मोल निकलेगा, मतलब Ba+2 प्लस 2Cl माइनस, तो 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, 3 मोल। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका BaCl2। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं प्रीवियस सेट में जो हम लोग बना रहे थे, ठीक है। तब है द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाना पड़ेगा? तो BaNO3 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा आपका Ba+2 प्लस 2NO3 माइनस में। हाँ, स्टार्टिंग में इसका ये चूंकि इनऑर्गेनिक है तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इसका कितना 1, इसका कितना 2 इनिशियल। ये आप वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तब है कि कुछ समय के बाद ये इसमें से डिसोसिएट होगा, और जितना डिसोसिएट होगा उतना ही ये क्या होगा, बनेगा, ठीक है। वीडियो में इसका लेक्चर सॉल्यूशन में डाला हुआ है, डिटेल में डाला हुआ है, आसानी समझेंगे, यहाँ हम लोग शॉर्ट में तरीके समझते हैं। तो आपका जो फाइनल मोल होगा, टोटल जो मोल होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और प्लस ये अल्फा और प्लस ये 2 अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा कट गया तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। और यही जो टोटल मोल है वही किसके बराबर होता है? आपके वांट ऑफ फैक्टर I के बराबर होता है, मतलब I = 1 प्लस 2 अल्फा, और यही I दिया हुआ है कितना 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 अल्फा इक्वल टू 1.74, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब अल्फा इक्वल टू 1.74 अपन क्या हो जाएगा 2, तो जो आंसर आएगा आपका 0.8 आपका 7। तो ये जो आंसर रहेगा सेकंड नंबर, ये जो सेकंड नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ही सॉल्व होगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप जाके वहाँ पे वीडियो लेक्चर में भी आप जाके देख सकते हैं, ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? ये ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट आपका किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा, बोलिए। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा ज़्यादा वो इसका होगा ज़्यादा, ठीक है। इसका तो 0 होता है, इसका होता है, इसका भी कुछ होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा होता है। ये कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत बार पूछा गया है, बच्चों को लगता है ना कि ये ऐसे है, ऐसे यहाँ पे Cl कर दे, यहाँ Cl कर दे, यहाँ H कर दे, यहाँ पे H कर दे, तो ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया आपका 0, लेकिन ये गलत है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ये H और ये Cl, ये H और ये आपका Cl, तो रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट है डाइपोल मोमेंट वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है, वैल्यू वाला कभी कभी पूछता है, रटा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और नहीं तो पूछेगा कि किसका डाइपोल मोमेंट जो है ना 0 है या फिर किसका डाइपोल मोमेंट क्या है 0 नहीं है। तब है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा विच इज द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कौन सा रेडियस रेशियो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है कि 0.414 से 0.732 इसके बीच में जो है ना अगर आपका रेडियस रेशियो है तो ये ऑक्टाहेड्रल का कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल का कहलाता है। तो आपका ये आंसर सी, ठीक है। ये रटने वाला क्वेश्चन है।
हम लोग का सेट, हम 9वें सेट में पहुंच चुके हैं, एक सेट और करना है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो वहाँ पे हम लोग रिवीजन भी करेंगे अपने चैप्टर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो देख लेंगे। H2SO4, अब H2SO4 क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये एसिड है, ठीक है। H2SO4 क्या है, एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड इज, अब ट्राइबेसिक एसिड कौन है, ट्राइबेसिक मतलब ट्राई मतलब तीन, बेसिक मतलब H+, जो 3 H+ देने वाला है या OH- को न्यूट्रल करने वाला है, तो ये H3PO4। ये लग रहा है कि 3 हाइड्रोजन है लेकिन 2 ही हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये लग रहा है 3 हाइड्रोजन है लेकिन एक ही हाइड्रोजन रिलीज करता है, ये एक भी रिलीज नहीं करता है, समझ में आ रहा है। और ये कितने करते हैं, 3 करते हैं, ठीक है। तब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस इंप्लाइज, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना ग्रुप, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लोग को पढ़ना है। ये डिक्रीज इन डेंसिटी नहीं, डिक्रीज इन मास नहीं, डिक्रीज इन रेडियाई, ठीक है, डिक्रीज इन रेडियाई, रेडियो एक्टिविटी ये भी नहीं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, आसानी से यहाँ पे हम लोग का डिवीजन हो रहा है। द लिगेंड्स इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अब देखिए लिगेंड्स के बारे में पूछ रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में क्या है। तो पोटेशियम तो आपका पॉजिटिव ये आयन है, फेरोसाइनाइड ये आपका फेरो जो है ना, फेरम की बात कर रहा है, फेरम मतलब आयरन, ठीक है। और साइनाइड तो ये आपका लिगेंड्स हो गया, ये क्या हो गया आपका लिगेंड्स हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विच इज पैरामैग्नेटिक इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है फॉलोइंग। अब देखिए पैरामैग्नेटिक कौन है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमको पता है कि जिंक के पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कम से कम ये तो आंसर नहीं होगा। अब आ जाइए Cu+2, अब Cu अगर हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आर्गन और 4s1 और 3d कितना होता है 10, तो Cu+2 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे आर्गन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s0 और 3d क्या रहेगा 9, तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि डी में कितने हैं इसके, डी में 9 हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कलर शो करेगा। और देख लीजिए स्कैंडियम+3, स्कैंडियम का 21 होता है, इसका जो होता है आर्गन, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो 4s2 और 3d 1 होता है, तो यहाँ पे +3 की बात कर रहा है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आर्गन बचेगा, तो इसके पास सिर्फ आर्गन बचेगा और 4s0 और 3d क्या होगा 0, तो इसके पास नहीं है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तब है Mn+2, Mn+2 को देख लीजिए, मिटा देते ये सब पहले। Mn+2 जो है आपका, Mn का होता है 25, Mn का कितना होता है 25, तो Mn का अगर हम लोग देखें तो आर्गन और 4s2 और 3d क्या होता है 5, अब यहाँ पे लिखा हुआ है +2, तो यहाँ पे Mn+2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आर्गन और यहाँ से 4s0 और 3d क्या हो जाएगा 5, तो इसके पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 आंसर हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि चारों ऑप्शन देखिए, आप अपने चारों ऑप्शन को देखिएगा ना, तो उसमें से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक Zn तो सही आपका, किसके कौन पैरामैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिक एक आया आपका कॉपर, क्या आया कॉपर, और एक क्या आ गया मैंगनीज आ गया, तो ये दोनों आंसर होगा, बी और डी दोनों आंसर होगा, ठीक है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन इतना हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, पहले भी कर चुके हैं, 0 होता है। इन मेटल एक्सट्रैक्शन बाय साइनाइड प्रोसेस इज, किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में साइनाइड प्रोसेस का यूज करते हैं, तो सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तब 18 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात अगर हम लोग करें तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट आता है, कितना आता है सेकेंड ग्रुप, तो उसमें कौन कौन है, बेमग का सरबारा, ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम, ये जितने भी हैं ना आपके सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, जिसको कि हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन सोडियम जिंक, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसमें से जितने भी हैं ये सब कोई नहीं है। ये हो गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गया 14 ग्रुप एलिमेंट्स, और ये हो गया फर्स्ट ग्रुप में। ये अल्कलाइन मेटल है, ये क्या है, इसको हम लोग अल्कलाइन मेटल कहते हैं।
अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं? सेकंड ग्रुप को। तो या तो क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपका सुधार करना होगा कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अर्थ नहीं होगा। अगर अल्कलाइन मेटल की बात कर रहा है तब आपका सोडियम हो जाएगा, लेकिन अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है तो इसमें चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तब है विच बुक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं? सॉरी, बुक नहीं, ब्लॉक। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। विच वन ऑफ द लिस्ट बेसिक, कौन जो है ना लिस्ट बेसिक है? देखिए ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें आंसर वहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे मोस्ट बेसिक, तो यहाँ पे लिस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक था हमारा ये मोस्ट, और लिस्ट जो है हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले ये जाने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म करता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के अलावा और कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आपका HCl है, ये क्वेश्चन पहला सेट में भी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए इज कॉल्ड, विटामिन ए को हम लोग कहते हैं आँख। देखिए याद रखिएगा, आँख से रेटिना, आँख में क्या होता है? रेटिना, तो इसको कहते हैं रेटिनॉल। और हम लोग पता है कि विटामिन ए खाने से हमारे आँख का जो है ना आईसाइट जो है ना अच्छा रहता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका उस तरह से भी याद कर सकते हैं, रेटिनॉल। ऑक्सीजन एटम इन ईथर। ईथर जो है वो ग्रुप जो होता है ना वो ऐसा होता है। यहाँ पे आर लगा दो, यहाँ पे आर लगा। आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ठीक है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो ईथर जो है इसमें क्या रहता है? तो वेरी एक्टिव, कंपैरेटिवली इनर्ट, रिप्लेसेबल। तो इसमें जो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है? रिप्लेसेबल। मतलब ये रिएक्शन करके रिप्लेस, इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, एक्टिव तो है, ये रिएक्शन करेगा तो हटेगा ना, तो रिप्लेसेबल आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव भी है और वेरी एक्टिव भी है। ठीक है, तो वेरी एक्टिव तो नहीं होगा लेकिन एक्टिव होगा, तो एक्टिव, वेरी एक्टिव तो एक्टिव ही है। तो यहाँ पे इसके जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, रिप्लेसेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेचराइड्स। इसमें से कौन है जो डाइसेचराइड्स है? तो हम लोग को पता है फ्रुक्टोज तो मोनोसेचराइड्स है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है ना आपका क्या होता है? बराबर होता है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो होता है क्या होता है आपका? बराबर होता है। ठीक है, तो बच गया क्या आपका? सेलुलोज और स्टार्च, ये पॉलीसेचराइड्स हम लोग पढ़े हैं। तो बच गया क्या आपका? लैक्टोज। तो लैक्टोज आपका डाइसेचराइड्स। तब है आपका 25 नंबर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। तो इथेन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से आपका इथेन है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप लगा दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए देखना था हमको कि एक एलिमेंट कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3 और ये 4, मतलब एक कार्बन जो है किससे जुड़ा है? 4 से जुड़ा हुआ है। तो मतलब sp तो कितना हो जाएगा आपका? sp3। ठीक है, तब है आपका 26 नंबर में देखिए, इसके आंसर पे मत जाइएगा। यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा है जिसमें कि बहुत सारा आंसर गलती है। इसमें आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का आंसर गलती है, यहाँ पे हो जाएगा बी। आपका यहाँ पे 9 नंबर का आंसर गलती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आपका 15 नंबर का आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पे बी और डी दोनों हो जाएगा। आपका 20 नंबर का आंसर गलत है क्योंकि यहाँ पे डी होगा आंसर में। आपका 18 नंबर जो है ना, 18 नंबर का तो ऑप्शन है सब, मतलब नहीं था। तो देखिए, अगर डायरेक्टली आंसर पे जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आंसर मत देखा कीजिए। ऑनलाइन जितने भी हैं कोशिश कीजिए बनाने का। अगर बनाएंगे कंफ्यूजन रहे तो आप उसको पूछिए, नहीं तो आप इस तरह से जो है ना परेशानी में पड़ सकते हैं। तब है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन। इथाइन में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? तो कितना हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड। इथाइन, अब इथाइन है कौन? यही है ना, ठीक है, यही है आपका इथाइन। अब आपका इथाइन है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है, कितने हो जाएंगे? बोलिए। 2, सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। 2, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में नीचे पाई और बीच में आपका, तो देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई और 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई
और एक सिग्मा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब विच इज़ एबल टू फॉर्म ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करेगा डी नंबर, क्योंकि इसके पास यहाँ पे लोन पेयर भी है देने के लिए और यहाँ से H+ भी निकालने के लिए है, तो दो टाइप के आपके कोऑर्डिनेटिंग साइड बनते हैं। तो यहाँ पे आप जाके थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, सिंपल सा है ज्यूटर आयन का, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका C4H10O द्वारा कितने, हिंदी में क्यों पढ़ रहे हैं, हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना। तो ये आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग करके हम लोग देखते हैं, जैसे आपका C4H10 आपका O है, तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ईथर है तो आपका ऐसे, तो यहाँ पे 1 कार्बन दे दीजिए और यहाँ पे आप 3 कार्बन दे दीजिए, ठीक है। या आप इस तरह से यहाँ इधर भी आप 2 कार्बन दे सकते हैं और इधर भी आप 2 कार्बन आप दे सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन और इसी पे आपका दोनों कार्बन, मतलब एक ब्रांच हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बना आपका, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा जो होगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 9th सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और फर्दर अब एक ही सेट बचा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और देखते रहिएगा, और इसके बाद जो भी कन्फ्यूजन रहे आप उसको पूछिए, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे आपका, ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू।